जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देख रहे हैं, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम जो 11 तारीख को होने जा रहा है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल, और ये इसका सेट 9 होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे सेट कर चुके हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक कर लिया, उसको जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा सवाल है हमारा। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत कहते हैं वो रूसो को कहते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? आपके पास ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ 1871 में। सब देखिए, कुछ सवाल जो है मॉडल पेपर के रिपीटेड होते हैं, लेकिन सारा नहीं होता है, इसलिए हर एक मॉडल पेपर देखना जरूरी है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सवाल रिपीट, एक ही सवाल हर मॉडल सेट में नहीं, पाँच छः सवाल रिपीट करते हैं, बाकी सब न्यू सवाल होता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तुम मनुष्य है, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका रूसो का है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की जो रचना किया था वो दिदरो ने किया। देखिए, ये नया क्वेश्चन आया, अभी तक किसी भी मॉडल पेपर में ये नहीं पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भी सवाल न्यू है, अभी तक किसी भी मॉडल पेपर में नहीं पूछा गया था। ये कथन किसका है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये रिपीटेड सवाल है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बहुत ही यूनिक सवाल, तो 1905 में। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन नंबर घ। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। राइट आंसर कीजिए इसका, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा जो है परिभाषा है संसाधन का। ठीक है, बात समझ में आया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ गया, ठीक है, आपने आंसर कर दिया संसाधन, और सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लेगा संसाधन किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिए उसको। बात समझ में है कि नहीं? ये परिभाषा से जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो भूमि निम्नीकरण में जो भूमिका नहीं है वो मधुमक्खी पालन नहीं होगा। ठीक है। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है मैदानी रूप में पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है भाई? तो 43%। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो संसाधन होगा वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन होगा। गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली जो बत्तख होती है वो लुप्त जातियों में शामिल है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो भारत में जो जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं वो हो जाएगा आपका वन्य जीव आवास विनाश, वन्य जीव मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण, दवानल, या उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है आपको बतानी है? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका वनों की कटाई रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जल की कमी के क्या कारण है? तो जल की जो कमी का कारण होगा वो आपको बतानी है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में विभिन्न वर्गों में जल का समान वितरण, तो सभी हो जाएगा। ठीक है। टाँका क्या होता है बताइए? अब जो टाँका होता है वो पीने के पानी को संग्रहित करने में भूमिगत टैंक जो है उसको हम लोग टाँका बोलते हैं। सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो ये जो भविष्यवाणी की गई है 20 करोड़ लोगों को जल की कमी की परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कह रहा है कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो उसकी जो प्रति व्यक्ति जो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके उसकी प्रति व्यक्ति आय को हम लोग निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो जो श्रेणी के अंतर्गत आएगा वो विकसित देश कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ख। सतत विकास उद्देश्य है कि वो विकास केवल अपने किसमें करना चाहिए? केवल अपने विकास वर्तमान के लिए, आने वाली पीढ़ी को, दोनों के लिए करे, तो उसको सतत विकास की श्रेणी में रखते हैं। निम्नांकित में से यानी निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है और तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्नलिखित में से क्या होगी?
राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2,25,00,000 हो जाएगा ना, 3 2 5 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको गुना कर देना है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए द्वितीय क्षेत्र बोला है, द्वितीय क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण के द्वारा बदल देना, यानी आपने कुछ लिया और उसको फिर प्रोडक्शन में बदल दिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका विनिर्माण। परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहाँ लोग नियोजित तो हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, यानी काम तो करेगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आए, उसको परछन बेरोजगारी में रखेंगे। 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये निविल उपस्थिति अनुपात कहलाता है, ऑप्शन नंबर क। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ आपको यहाँ पे चुनना है। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित हैं, यानी कि उसकी शर्तें वहाँ पे एक बार लिख दी गई है तो अब उसमें बदल हेर फेर नहीं होता है जल्दी। ठीक है, वो संगठित हो जाएगा। कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। तो कौन शामिल होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है, आपको बतानी है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में अवस्थित है। अगले सवाल पे आइए, कहा गया है कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार जो है वो जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की जो आबादी है वो 59% है, याद रखिएगा। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में निम्न में से कौन संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 में। 36 में देखिए आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरक्षा होगा यहाँ पे। ठीक है, विदेशी मामले और बैंकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है। राइट आंसर हो जाएगा 40%। भारत में अनुसूचित भाषाओं को झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो कौन सी भाषा शामिल है भाई, तो संथाली भाषा जो है उसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कहा गया है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 50%, नहीं सॉरी 50 कहाँ से, 30 होगा ना, 30%। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था, कब उठाया गया था ये बतानी है। तो 1992 में। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।